Let's Hello. okay, let's start. मिनरल रिसोर्सेज चैप्टर काफ़ी बोरिंग है, पहले से ही बता रही हूँ, पर आई ट्राइड कि इसकी आप लोगों को स्लाइड्स थोड़ी सी अट्रैक्टिव मैं बना दूँ ताकि आप लोग पढ़ लो उसको। बिकॉज अब के बाद से जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर के हवाले से, सीआई के हवाले से मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा किसी ना किसी चैप्टर के साथ कंबाइन होकर आता है, कभी पावर रिसोर्सेज के साथ, कभी टोपोग्राफी के साथ। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एट एनी कॉस्ट स्किप नहीं करना है। प्रीवियस जो हमने पढ़े वो काफ़ी आसान थे, उसमें आपको कोई इतनी मुश्किल इसलिए नहीं होगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी नॉलेज आप इस्तेमाल करो, ब्रेन इस्तेमाल करो और यू कैन आंसर देम वेरी वेल। पर मिनरल रिसोर्सेज में रट्टा लगाना पड़ेगा। तो एनीवेज मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ पे अल्लाह ताला ने जो है उसको काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड रखा है, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिनरल्स होते हैं। यानी चलो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर बेसिक इंट्रोडक्शन हम मिनरल्स का देखें तो मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो इनको बहुत ज़्यादा डिगिंग करके जो है वो निकाला जाता है। जैसे कोल को हम बहुत ज़्यादा डिग आउट करते हैं, इसी तरीके से जो मल्टीपल जैसे और रॉक सॉल्ट हो गया, कभी कुछ सरफेस के ऊपर भी मिल जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो ज़्यादा वैल्यू के मिनरल्स होते हैं वो हमें सरफेस के अंदर से मिलते हैं, अर्थ के सरफेस से, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिगिंग होती है। तो अगर आपसे 2 मार्क्स के लिए कोई मिनरल्स पूछे तो ये डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, उसका कीवर्ड इनऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस है, ये ज़रूरी है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। और यूजुअली सरफेस से भी मिल जाते हैं, और कभी कभी हमें अंडर द सरफेस से भी मिल जाते हैं। जैसे रॉक सॉल्ट जो है वो आपको सरफेस पे मिल जाएगा, पर कोल जो है उसके लिए आपको काफ़ी डिगिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस आपका की वर्ड है। नेवर फॉरगेट दिस व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग मिनरल्स। मूविंग ऑन। अच्छा, हाउ आर दे फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बनाकर ही लिख दिया है, क्योंकि ये पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर इसको इसी तरीके से आंसर करना जैसे मैंने लिख कर दिया है, इसमें कोई और चीज़ ना अपनी तरफ से ऐड करना, ना किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज ये इजीली 5 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम हॉट मैग्मा दैट कंटेन्स मिनरल्स। अब ये मैग्मा तो आपको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ के रिएक्शंस में इसकी डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से मिनरल्स बनते हैं। मिनरल्स वैसे तो बहुत ओवर द स्पैन ऑफ बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर बनते हैं। तो ये अंडर द अर्थ जो हमारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हॉट मैग्मा फॉर्मेशन होती है, जैसे आप लोगों को वोल्केनिक इरप्शंस का पता होगा, उसी तरीके से हॉट मैग्मा भी एक फिनोमेना होता है, और इससे बेसिकली मिनरल्स बनते हैं। और इसके अंदर यूजुअली इस हॉट मैग्मा में काफ़ी सारे जो हैं वो मिनरल्स होते हैं। देन ये हॉट मैग्मा जो है ये फिर कूल डाउन होता है और फिर क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर। यानी अब ये जिस चीज़ का भी मैग्मा था, फॉर एग्जांपल कोल का मैग्मा था, तो इसका जब ये मैग्मा कूल डाउन होगा तो इसमें से इसके मिनरल्स आएंगे। देन मिनरल्स आर फॉर्म ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मिलियंस ऑफ ईयर या बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को बनने में। तो उसमें हीट और प्रेशर का, अंडर द अर्थ सरफेस जो एक रिएक्शन होता है हीट का और प्रेशर का, उसके कंप्रेशन के नतीजे में मिनरल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम हॉट मैग्मा दैट कंटेन्स मिनरल्स। मिनरल्स ऑल्सो फॉर्म नियर सरफेस, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है वो अंडर द सरफेस होते हैं और कुछ जो है वो आपको सरफेस के ऊपर ही मिल जाएंगे। दे अकर व्हेन मिनरल रिच फ्लूइड एवेपोरेट। अब ये दो तरीके के हम मिनरल्स की बात करें, एक मिनरल वो है जो कि हॉट मैग्मा से बनता है और जो कि अंडर द अर्थ हमें मिल रहा होता है, और एक मैग्मा वो होता है जो हमें सरफेस पे मिलता है। सरफेस वाला मिनरल कैसे बनता है? वो तब बनता है जब मिनरल रिच फ्लूइड इवेपोरेट होता है। वो फ्लूइड कोई भी हो सकता है, अर्थ का ही होता है यूजुअली, पर उसके अंदर मिनरल बनाने की कैपेसिटी हो सकती है। फिर जब वो फ्लूइड इवेपोरेट करेगा तो मिनरल बनेगा। दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, यानी अब ये नंबर 2 तरीका है उन मिनरल्स को बनाने का जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन वॉल्केनिक रॉक्स, वही जो वोल्केनिक इरप्शन में आपको बताई थी कि जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उसके नतीजे में भी बहुत सारे मिनरल्स हमारे बनते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म व्हेन वोल्केनिक रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय विंड एंड वाटर। एक इस चीज इसमें ऐड कर लेना, वैसे अगर विंड एंड वाटर लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, पर एक चीज इसमें यह है कि हीट से भी जो है वो मिनरल्स बनते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, सो फार ऑल गुड, समझ आ रहा है?
जी। जी मिस। व्हाट अबाउट यू? क्लियर है ना? जी सही है। आ गया समझ। देन माइनिंग प्रोसेसेस, अब वो माइनिंग प्रोसेस मतलब पहले हमने क्या किया, फॉर्मेशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं कि इनको हम सरफेस के ऊपर लाते कैसे हैं, ठीक है। एक मिनरल वो है जो कि सरफेस पर है, लेकिन एक मिनरल वो है जो जिसको आपने डिग डाउन करना है और फिर आप जो है वो उस मिनरल को ऑब्टेन करते हो। तो ओपन कास्ट माइनिंग सबसे पहले हम देखते हैं। नंबर वन प्रोसेस माइनिंग का ओपन कास्ट माइनिंग है। कोल एंड आयरन लाई ऑन द सरफेस। ओपन कास्ट, अच्छा अभी मैंने बताया कि कोल तो आप डिग डाउन करते हो। कोल की ना बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आई डोंट बिलीव कि आप लोग इस चैप्टर में कोल की कैटेगरीज करोगे। कोल की कैटेगरीज आई बिलीव पावर रिसोर्सेज में आता है। तो आप लोग उस पर देखोगे कि हमारे पास चार तरीके के कोल्स होते हैं। जो सबसे सबसे यूजलेस कोल होता है वो हमें सरफेस पे मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का कोल होता है वो हमें डिगिंग करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। तो यूजुअली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो कोल पाकिस्तान में है वो बहुत लो क्वालिटी का होता है, इसलिए वो सरफेस पे मिल जाता है। इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कोल को ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर लिख रहे होते हैं। जबकि जो एक्चुअल में अच्छा कोल जो होता है जो कि पाकिस्तान में है लेकिन निकाला नहीं जाता, वो अंडरग्राउंड माइनिंग से आता है। एनीवेज, कोल एंड आयरन लाई ऑन द सरफेस, ओपन कास्ट स्कूप्स। अच्छा, अब जैसे आइसक्रीम होती है ना, कभी आप लोग आइसक्रीम पार्लर गए हो, तो आइसक्रीम पार्लर में आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूप हम करते हैं, राइट। एक अच्छा सा वो ऊपर सरफेस से स्कूप बना लेते हैं। तो ओपन कास्ट माइनिंग एग्जैक्टली द सेम। वैसे ही ओपन कास्ट स्कूप आप चलाते हो। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो जो मशीनरी होती है जिसमें ट्रैक्टर होता है और उसमें एक बड़ा सा आगे कुछ लगा हुआ होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उसको क्या कहते हैं। पर वो जो है ना वो ओपन कास्ट स्कूप की तरह वो काम करता है, और वो सारा मिनरल अपने अंदर भर लेता है, और फिर उसके नियर बाय कोई भी इंडस्ट्री होती है जो उसको प्रोसेस करती है फर्दर, और वो वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ओपन कास्ट स्कूप इज एग्जैक्टली द सेम एज वो आइसक्रीम के स्कूप वाला, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्कूप। पर मुझे नहीं पता कि उस चीज़ को क्या कहते हैं जो आगे लगी हुई होती है इन ट्रैक्टर्स की, और उससे वो स्कूपिंग कर लेते हैं। Scoops up from near the surface by giant excavators, which then load the material into lorries. So lorries वो होते हैं जिसमें वो लोग लोड करके आगे ले जाते हैं फर्दर इंडस्ट्रियल प्रोसेस करने के लिए। जी वाफिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Miss, you were saying that you're not sure about which machine they use. Is it an excavator or is it something else? नहीं, इट्स समथिंग एल्स। वो जो है ना वो एग्जीबिटर्स तो आई डोंट बिलीव है पाकिस्तान में इतने अच्छी क्वालिटी के होंगे। वो कोई और ही चीज़ होती है, आई एम नॉट श्योर कि उसको क्या कहते हैं। Oh, okay. ठीक है। देन दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। सो ओपन कास्ट तो इजी सा, ओपन कास्ट की तरह आपने स्कूपिंग करके उसको निकाल दिया और फिर फर्दर इंडस्ट्री भेज दिया प्रोसेस करने के लिए। मूविंग ऑन, अंडरग्राउंड माइनिंग जिसमें आप हाई वैल्यू के मिनरल्स निकालते हो, उसकी हमारे पास टू फर्दर कैटेगरीज होती हैं। एक होती है एडिट माइनिंग और एक होती है शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। ये दो फर्दर कैटेगरीज हैं जिसको अब हम पढ़ेंगे कि एडिट और शाफ्ट में फ़र्क क्या होता है। एडिट माइनिंग जो होती है ना, आई बिलीव कि मेरे पास इसकी पिक्चर मैं आपको आप लोग पीडीएफ में भेजूंगी। जो पिक्चर आप लोगों को याद होनी चाहिए। आई सेंड अनदर पीडीएफ क्योंकि वो इसमें नहीं ऐड की जा सकती थी स्लाइड्स में, बाकी बुक की हैं। एडिट इज एन ओपनिंग or a passage. It is done in hilly areas where mineral seam is exposed. To go deeper, horizontal tunnels are dug. अच्छा, पहले मैं पढ़ लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका फ़र्क बताती हूँ। आई थिंक आई डोंट हैव एनी, हाँ या आई डोंट हैव एनी पिक्चर। मैं इसको बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर रेट करो। शाफ्ट माइनिंग जो होती है वो वर्टिकल शाफ्ट्स आर डग डाउन टू द मिनरल्स देन डग हॉरिजॉन्टली टू द सीम्स। द प्रॉब्लम विद दीज प्रोसेसेस आर ऑफ वेंटिलेशन एंड एक्सप्लोजन्स। ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली की जाती है पाकिस्तान में, शाफ्ट माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, बलूचिस्तान का कोई एरिया, ठीक है, हमें बलूचिस्तान की टोपोग्राफी पता है कि इट्स एक्सट्रीमली हिली, एक्सट्रीमली माउंटेनियस टेरेन्स एंड रोड्स नहीं है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाफ्ट माइनिंग होती है। इतनी भी नहीं होती, लेकिन जितनी होती है वो शाफ्ट माइनिंग के थ्रू ही हम मिनरल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इन पाकिस्तान। होता ये है कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हिल है, और हम सस्पेक्ट करें कि इसके अंदर जो है वो हमें अपना कोई भी एक्सवाइजी मिनरल मिलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे फॉर शाफ्ट माइनिंग, इस हिल के अंदर डिगिंग करेंगे, ठीक है। इस हिल के अंदर थ्रू द सरफेस ऑफ द हिल, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ पे जाने के लिए दे मेक दीज लॉन्ग शाफ्ट्स, वर्टिकल शाफ्ट्स। और फिर फॉर एग्जांपल
अभी मुझे नहीं पता कि कितना कितना डीप जाते होंगे, मे बी इट गोज 18 इंचेस, 18 फीट, व्हाट्सएवर, जितना भी इन लोगों को, एक, क्योंकि वो कोई कोई ना कोई इन लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वैसे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, ये लोग रैंडम डिगिंग करते हैं, रैंडम इनकी हर चीज़ होती है। दे डोंट हैव एनी टेप रिकॉर्डर्स के हम इसके थ्रू हमें सस्पेक्ट हुआ है कि यहाँ पे मिनरल्स की सीम्स हैं। ये लोग रैंडमली करते हैं कहीं भी। तो वो एग्जाम्पल, अब ये लोग 9 इंचेस अंडर, मैं बहुत कम बता रही हूँ 9 इंचेस, पर चलो 9 इंचेस अंडर द अर्थ चले गए। अब इनको लग रहा है कि ओके, वी थिंक यहाँ पे जो है वो सीम है कोई मिनरल की। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो इस शाफ्ट में फर्दर मेटेलिक रॉड्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ऑपरेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो मेटेलिक भी हो सकती हैं, वो प्लास्टिक की तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, मेटेलिक ही होती हैं। और वो जो है वो उस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करवाई जाती है इस शाफ्ट के थ्रू। वो फर्दर अलग से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली भेजा जाता है, और उसमें कुछ रिकॉर्डर्स लगे हुए होते हैं कि ओके, यहाँ पर कुछ सीम ऑफ मिनरल है, ठीक है। समझ आया ये? जी जी। मिस। जी शाल। जो आप बात कर रही थी कि एक मशीन यूज कर की जाती है मिनरल्स कलेक्ट करने के लिए, वो ट्रक्स, ये तो नहीं जो इमेज लगी हुई है इस पेज पे? हाँ, यही ट्रक्स होते हैं, यही ट्रक्स होते हैं, पर उसमें आगे एक और चीज़ लगी हुई होती है जो कि स्कूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो या सारा। इट्स लाइक लाइक शवल की तरह होता है। हाँ, आपको उसका अगर एग्जैक्ट नाम पता है तो आप मुझे बता दो। डंप ट्रक्स कहते हैं उसको। क्या कहते डंप हैं? ट्रक्स। आप इसका डंप वो ट्रक्स। नेम लिख दो मुझे चैट बॉक्स में। या ठीक है, तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली डग करके सारा मिनरल जो भी उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है वो कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली शाफ्ट माइनिंग। पर इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि ये लोग करते जाते हैं, एक तो इन लोगों की वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, एट के इन लोगों की एफॉरेस्टेशन नहीं होती। डिफॉरेस्टेशन का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो जब आप अंडर द सरफेस जब आप लोग डिगिंग करोगे, तो क्या होगा, अंडर द सरफेस होती हैं पॉइजनस गैसेस। वो गैसेस जो हैं, वो जो भी उसको डिग कर रहा होगा, ऑब्वियसली उसने कोई हेल्थ प्रिकॉशंस नहीं ली हुई होती, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान, या रैंडम काम होते हैं। तो वो जब अंडर द सरफेस, आप, मैंने तो 9 इंचेस बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं, हो सकता है कितने फीट ये लोग नीचे जाते हैं। तो उस पे जो गैसेस होती हैं वो हाईली पॉइजनस होती हैं, और जब ऊपर आती हैं तो बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी उसी वक्त डेथ हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शाफ्ट माइनिंग, कि वेंटिलेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर हेल्थ प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से, एफॉरेस्टेशन ना होने की वजह से, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सब पेपर में आप लोगों ने लिखनी होती हैं, बिकॉज आपसे शाफ्ट माइनिंग के डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं। सो ये सब अपने पास लिखो। वेंटिलेशन सिर्फ नहीं लिखेंगे हम, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नो एफॉरेस्टेशन, नो हेल्थ प्रिकॉशंस, और क्या मैंने बोला था, नो हेल्थ प्रिकॉशंस, नो एफॉरेस्टेशन, नो प्रॉपर क्लोथिंग। इसकी वजह से ये लोग जब इनहेल करते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा मसला एक्सप्लोजन्स का, कि ये लोग जो है वो अंधाधुंध कुछ भी जो है वो टिक कर देते हैं। इनको नहीं पता होता कि हो सकता है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ उस वक्त कोई प्रोसेस चल रहा हो, कोई हीटिंग प्रोसेस, यानी सरफेस के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा हो, और आपने गलत टाइम पे जाके डिगिंग कर दी। तो जब आपने गलत टाइम पे ऊपर जाके डिगिंग कर दी और वहाँ ऑलरेडी कोई रिएक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे फिर एक्सप्लोजन होने का भी खतरा होता है, और ये होता है, और इसमें बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो मर भी जाते हैं। सो शाफ्ट माइनिंग पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से होती है। देन वी हैव एडिट माइनिंग। अच्छा, एडिट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, इट्स वेरी सिमिलर, बस द डिफरेंस इज कि एडिट माइनिंग में यू ऑलरेडी हैव द पैसेज, यानी वो जो भी हिली एरिया होता है उसमें ऑलरेडी एक पैसेज होता है, जिससे आप देख सकते हो कि ओके, यहाँ पे मिनरल सीम एक्सपोज है। लेकिन एडिट माइनिंग में उस सीम को एक्सप्लोर करने के लिए फिर आपको बनाने पड़ते हैं हॉरिजॉन्टल टनल। सो द डिफरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड एडिट इज कि एडिट में वी ऑलरेडी हैव अ पैसेज एंड वी कैन ऑलरेडी सी द सीम। पर फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू आई मेक द डायग्राम, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हिल है, ठीक है, इस हिल के साथ एक और कोई हिल होगा, एंड फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है जिसमें इसको मैं कह रही हूँ कि ओके, दिस प्लेस इज एडिट
दिस प्लेस इज अ पैसेज या दिस इज एन एडिट, ठीक है। और इस हिल पे ऊपर खड़े होकर आई कैन सी कि ओके यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे सीम्स नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स नज़र आ रहे हैं, बट टू एक्सप्लोर देम मुझे हिल के इस साइड पर आकर यहाँ से ऑन फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड मुझे इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल टनल्स खुद बनाने पड़ते हैं, जिसको सुरंग कहते हैं इन उर्दू। आई डोंट नो आप लोग सुरंग से कितना वाकिफ़ हो, बट सुरंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है और फिर आप उस मिनरल सीन तक पहुँच जाते हो। सो बेसिकली यू सी एन एडिट, you go down the hill, you make the horizontal tunnels yourself in order to explore the mineral seams. ये सेंस बना रहे? Are you clear between the difference of edit and shelf mining? Both of you? Uh, जी miss, but I have a question. Hello. Hello, जी वाफिया। Miss, I do have one question. पूछें। Miss, shaft mining में, do the miners go inside or are, you नहीं know, नहीं, they don't go rods or inside. something? They put the rods ना, Uh, ये shafts बनाते हैं वो लोग, वो ah, खुद ही जाते हैं। okay. Okay. Ah, okay. All right, thank you. No. Um, जी। I also have a question. हम्म। Edit mining में पहली like vertical वो पैसेज एक होल बना हुआ नेचुरल होता है। पैसेज होता है। इट्स नॉट कि वो लोग खुद बनाते हैं, वो ऑलरेडी एक नेचुरल पैसेज होता है, यानी दो हिल्स के बीच में अगर फॉर एग्जांपल एक पैसेज बना हुआ है, वो पैसेज जो है वो ओपन है और उसके उस पैसेज में से आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे मुझे मिनरल सीम नज़र आ रही है, यहाँ मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो मे बी मिनरल जोन, ठीक है। से नाउ मूविंग ऑन। हाउ इज सीमेंट फॉर्म, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना, कोई चीज़ अपने पास से ऐड करने की सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस दे दिए हैं ताकि आप लोग इसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करो, अपनी साइंस मत लड़ाना किसी भी चीज़ में, ठीक है। मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो इन ये जो क्वेश्चंस है ना, इनकी आपसे पिक्चर्स में भी लेबलिंग करवाई जाती है, सो वो आपको पिक्चर्स भी आनी चाहिए। मैं आप लोगों को पिक्चर्स सारी पीडीएफ के फॉर्म में कल तक भेज दूंगी, ठीक है। सो उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना फॉर योर ग्रैंड टेस्ट एज वेल, बिकॉज आई माइट गिव एनी वन ऑफ द पिक्चर्स। So anyways, how is cement formed? Cement, another very important mineral other than coal and iron and rock salt. Why? Because cement जो है वो heavily construction industry में use होता है, ठीक है। So how is cement formed? Limestone and chalk are crushed, grounded and mixed. ये तीनों नाम में आपके पास कोई ये लिबर्टी नहीं है that you write one of them and you skip other two. You are supposed to write all three words: crushed, grounded and mixed. मुझे नहीं पता इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, पर ये तीन अलग स्टेप्स नहीं है, ये तीन वैसे अलग स्टेप्स होते हैं, पर इसको ये लोग वन स्टेप में बनाकर लिख देते हैं बिकॉज मे बी दे हैव अ लॉट टू डिस्क्राइब, ठीक है। सो लाइमस्टोन चौक को ये लोग पहले क्रश करते हैं, फिर इसको ग्राउंड करते हैं। ग्राउंडिंग जो होती है ना, वो बेसिकली ऐसी होती है कि आप उसको ज़मीन पे पूरा फैला कर उसको एक ग्राउंड लेवल की तरह, मतलब पूरा आप ज़मीन से चिपका दो, ठीक है। सो दैट इज़ ग्राउंडेड एंड देन इट इज़ फर्दर मिक्स। सो पहले आप उसको क्रश करते हो, ठीक है, तो आपने क्रश कर लिया, फिर आप उसको ग्राउंड पे पूरा फ्लोर पे इवन आउट करते हो एंड देन आप उसको फर्दर मिक्स करते हो। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो होती हैं वो मशीनरी में होती हैं, दे डोंट डू इट मैनुअली। देन दे आर हीटेड इन रोटेरी क्लिन, कोल और ऑयल इज यूज एज फ्यूल, ठीक है। पहले आपने क्रश किया, ग्राउंड किया, मिक्स किया, फिर हीट किया, उसके बाद क्लिन प्रोडक्ट्स आर ग्राउंडेड विद कैल्शियम सल्फेट टू मेक सीमेंट। सो दे आर हीटेड इन अ रोटेरी क्लिन। ये जो है वो इसका एपरेटस है, रोटेरी क्लिन इसका एपरेटस है, इसकी मशीन है जिसमें लाइमस्टोन और चॉक को हीट किया जाता है, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को पिक्चर, जो आप लोगों के पास ये डायग्राम आएगी हाउ सीमेंट फॉर्म्ड, उसमें रोटेरी क्लिन है, सो यू कैन सी इट कि वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा गोल इस तरीके का। मैंने थोड़ी ख़राब सी डायग्राम बनाई है बट आई ट्राई, ठीक है। इस तरीके का होता है, वो गोल गोल घूमता है। उसमें कोल और ऑयल जो फ्यूल की तरह डाला जाता है एंड देन क्लीन प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं कि उनको लाइमस्टोन और चॉक को इसने अब हीट कर दिया, तो ऑब्वियसली अब इसने अपना ये अब एक नई प्रोडक्ट बन गई है। सो वो नई प्रोडक्ट जो है वो क्लीन प्रोडक्ट है, फिर उसको फर्दर ग्राउंड किया जाता है। ग्राउंड करना ये जैसे इस तरीके से ग्राउंड करना कि पूरा आपने सरफेस पे उसको इवन आउट कर लिया, फ्लैट कर लिया, और उसमें आप फर्दर आप क्या ऐड करें, कैल्शियम सल्फेट CSO4 टू मेक सीमेंट। तो ये प्रोसेस है सीमेंट फॉर्मेशन का, क्रशिंग, ग्राउंडिंग, मिक्सिंग, हीटिंग, ग्राउंडिंग इट विद कैल्शियम सल्फेट
टू मेक अ सीमेंट। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट। तो रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट में कभी भी कैल्शियम सल्फेट मत लिखना। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो बेसिक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है किसी चीज़ को बनाने का, ठीक है। सो बेसिक बेसिक इंग्रेडिएंट यहाँ पे लाइमस्टोन और चौक है। अगेन एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट। इसको बिल्कुल भी ख़राब मत करना, कैल्शियम सल्फेट मत लिखना, यू वोंट गेट अ मार्क, ठीक है। कुछ इतने शोधे होते हैं कि वो कैल्शियम को अलग लिखते हैं और सल्फेट को अलग लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ रॉ मटेरियल्स के ये रॉ मटेरियल्स हैं, कैल्शियम अलग सल्फेट अलग। ये एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट को आगे ग्राउंड किया जाता है। जैसा अगर आप लोगों ने कभी अपने घर में दाल बनती हुई देखी हो, तो दाल का बेसिक इंग्रेडिएंट दाल होती है, राइट। उसके ऊपर तड़का लगाया जाता है, उसमें आपका प्याज होता है और मिर्च होती है, ज़ीरा होता है। सो वो तड़का जो है ये यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट इज़ नॉट द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इज़ द तड़का ऑफ सीमेंट, ओके। डज दिस मेक सेंस गर्ल्स? प्लीज़ अभी पूछ लो कोई मसला। नहीं मिस। ओके परफेक्ट, मूविंग ऑन। ओके नाउ वेरी इजी, मेटालिक वर्सेस नॉन मेटालिक मिनरल्स का आपसे बहुत कम डिफरेंस पूछते बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। यूजुअली साइंसेस के बच्चों से ये सवाल साइंसेस के पेपर में पूछा जाता होगा इन केमिस्ट्री या फिजिक्स में, पर बहुत कम मैंने देखा है कि मेटालिक वर्सेस नॉन मेटालिक का उन्होंने क्वेश्चन दिया। देते हैं पर बहुत कम। तो डिफरेंस क्या है मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में, बिकॉज दोनों हमारा नेचर का पार्ट है। तो मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, दे आर हार्ड टफ एंड शाइनी। कोई भी आप लोग देखो मेटल, क्रोमियम देख लो या गोल्ड देख लो या कोबाल्ट देख लो, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं दे आर हाईली वैल्यूएबल। गोल्ड तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। सबकी जो अमाएँ होती हैं उसको बड़ा कीमती तरीके से रखती हैं। फिर वो हार्ड भी होता है, टफ भी होता है, शाइनी भी होता है। फिर जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। यानी कंडक्टर्स मतलब कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं या बहुत इजीली इनके इनके पास से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। देन दे कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग इन द वेरी इजी पॉइंट के बहुत इजीली मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल लिखो या दे कैन चेंज शेप विदाउट ब्रेकिंग लिखो, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। एंड दे कैन बी स्ट्रेच्ड कॉम्प्रेस्ड। सो जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है ना वो बहुत मैलिएबल सी होती है, तो आप उसको इजीली स्ट्रेच भी कर सकते हो, इजीली कंप्रेस भी कर सकते हो। देन नॉन मेटेलिक इसका इन्वर्स होता है। एक चीज़ याद कर लो तो दूसरी चीज़ खुद ही याद हो जाती है कि नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो लेस वैल्यूएबल होते हैं, सॉफ्टर होते हैं, रफ होते हैं, शाइनी नहीं होते। पुअर थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने कभी कुकिंग की हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो पतीला होता है, पतीले का जो हैंडल होते हैं साइड में, हैंडल्स यूजुअली किसी नॉन मेटेलिक मिनरल के, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो किस मटेरियल के बने होते हैं, मुझे खुद भी नाम नहीं पता उनका। पर जो वो होते हैं उसके हैंडल्स जो होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, जबकि पूरी पतीली गर्म हो रही होती है, लेकिन हैंडल्स को आप इजीली पकड़ सकते हो। सो उसका जो है वो यही रीज़न होता है कि वो नॉन मेटालिक इसलिए लगाया जाता है ताकि आप इजीली उसको पकड़ के अपना जो भी खाना बनाना है वो बना सको। देन दे कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड एक्सेप्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो एक नॉन मेटालिक मिनरल है, पर इसके पास एक्सेप्शन है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है। ये बेसिक बेसिक से डिफरेंसेस हैं, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ये एक सवाल पूछा जाता है लाइमस्टोन क्वारिंग का, 2 मार्क्स के लिए। लाइमस्टोन क्वारिंग, अब ये बहुत सिंपल सा है। एक मिनट, जस्ट ओके नाउ limestone quarrying जो होता है इट्स एन ओपन एक्सकवेशन एंड कैरीड आउट बाय हैंड टूल्स, एक्सप्लोसिव्स और पावर सोर्स। तो फॉर एग्जांपल कोई साइट है, ठीक है, अब उस साइट में वर्कर्स को लगा कि ओके यहाँ लाइमस्टोन है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए वो एक अलग तरीका अपनाते हैं कि या तो वैसे ही ओपन कास्ट माइनिंग की तरह उसको हैंड टूल से निकालने की कोशिश करेंगे अगर वो सरफेस पर है।
लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो हमें ना लग रहा है कि सरफेस के अंदर है, यानी अर्थ के सरफेस के बहुत अंदर है, तो दे माइट ऑल्सो यूज सम बॉम्ब्स, ताकि वो एक्सप्लोजन हो और वो अर्थ जो है वो ओपन हो जाए, और उनको जो भी अगर मिनरल सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ लाइमस्टोन है, तो वो उस एक्सप्लोजन के नतीजे में उसकी सीम जो है वो एक्सपोज हो जाती है। सो दैट इज़ लाइमस्टोन क्वारिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सी है क्वारिंग। जब भी आपसे पूछा जाए तो इसको ओपन कास्ट माइनिंग से याद रखना कि ये लोग सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी ये यहाँ पे कहीं हमें मिनरल कोई मिल जाए लाइमस्टोन वगैरह, तो उसको या तो हैंड टूल से निकाल लेंगे या एक्सप्लोजन कर देंगे, या पावर सॉस तो खैर बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ एक्सप्लोजन्स करके उस सरफेस को ये लोग ओपन करके मिनरल को निकाल लेते हैं। देन इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ मिनरल्स, ये पूछा जाता है आपसे, और ये किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू फॉर रॉक सॉल्ट, दे कैन आस्क यू फॉर नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, जिप्सम। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू हैव टू लर्न एवरी यूज ऑफ एवरी मिनरल मेंशन इन माय स्लाइड्स। इसको इजी मत लेना। वो आपसे कोई भी आपको लिख के दे देंगे और वो कहेंगे कि बताओ उसका यूज़ क्या है, तो वहाँ पर ये इजी मार्क होता है, 1-2 मार्क का होता है, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। याद कर लो, टेक योर टाइम, बट इसको याद करो। रॉक सॉल्ट वेरी इजी, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ होता है। नेचुरल गैस अगेन वेरी इजी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ होता है। मिनरल ऑयल जो होता है वो पावर सोर्स है हमारा। ऑयल के लिए तो पूरी दुनिया लड़ती है। अमेरिका को पता चल जाए कि आपके पास ऑयल है, वो आपसे लड़ना शुरू कर देगी। ब्राइन्स जो होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है, तो इसके प्लीज़ यूजेस याद कर लेना। ये रट्टा है इसमें। मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर सकती, बिकॉज इसको बैठ के आपको याद ही करना पड़ेगा। जब मैं अपने ओ लेवल्स में थी मैंने भी याद किया था, बहुत मुश्किल लगा था पर किया था, और क्वेश्चन भी आया था। तो इस पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइमस्टोन अगेन रॉ मटेरियल है सीमेंट का, वेरी इजी। जब सीमेंट याद करोगे तो लाइमस्टोन भी याद हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्लास करता है, सोप बनाता है, पेपर, लाइम। जिप्सम सीमेंट बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। मार्बल काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग में यूज़ होता है, डेकोरेटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है मार्बल। मार्बल के यूटेंसिल्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, वो अलग से संभाल के रखे जाते हैं कि वो ये मार्बल की चीज़ है। इस पर हाँ डेकोरेटिव चीज़ यूज़ कर लेना, बिकॉज वो होते हैं ना ड्राइंग रूम्स में काफ़ी सारे मार्बल के स्टोन टाइप चीज़ें किसी एक जगह स्टोर करके रखी जाती हैं कि वो ये मार्बल के, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। देन यू कोल जो है वो कोक बनाता है। कोल एक्सटेंसिवली पावर रिसोर्सेज में आएगा, तो कोक आपको तभी समझ आएगा, कोक अभी नहीं समझ आने वाला। ये वो कोका कोला वाली कोक नहीं है, ये अलग है। ठीक है। और यूज इन ब्रिक लेंस, तो ये सब चीज़ें कोल अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज कोल एक्सटेंसिवली पावर रिसोर्सेज पूरा कोल के ऊपर बेस्ड है, ऑयल के ऊपर बेस्ड है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अभी। क्लेस जो होते हैं वो सिरेमिक इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे जो जैसे वो यूटेंसिल्स होते हैं वो क्ले के बने हुए होते हैं। जैसे वो जो हांडी होती है वो क्ले से बनी हुई होती है, उसको हीट करते हैं तो वो बन जाती है हांडी। पॉट्स आपके जो होते हैं जिसमें पौधे रखे जाते हैं वो क्ले से बने हुए होते हैं। मैग्नेसाइट जो होता है वो सीमेंट बनाता है, फर्टिलाइजर बनाता है, रायन बनाता है, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड और पेंट्स। तो ये आप लोगों के देखने की चीज़ है कि इसको आप लोगों ने याद करना है, इसमें आई कांट हेल्प यू गाइस। अगेन इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ मिनरल्स में मेटालिक मिनरल्स का भी आपसे पूछा जाता है, तो प्लीज़ इन 3-4 स्लाइड्स को बहुत अच्छे से कर लेना याद, बिकॉज इसमें आई कांट हेल्प यू गाइस, ये याद आप लोगों ने ही बैठना है। ठीक है। हम्म, अच्छा जी, आ जाओ मिनरल इंडस्ट्री पर। अब मिनरल इंडस्ट्री के आपसे वो जो 6 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो इसके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, जो अब स्लाइड्स आएंगी। मिनरल इंडस्ट्री को हो सकता है दे माइट आस्क यू के व्हाई इज देयर अ नीड टू डेवलप मिनरल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर XYZ रीजन, दे माइट गिव यू एनी एंड दे माइट आस्क यू योर फीडबैक फॉर 6 मार्क्स। तो मिनरल इंडस्ट्री क्या करती है? इट प्रमोट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर as cement is used for lining of canals and building of reservoirs। तो सीमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, बट इट्स जस्ट नॉट यूज इन कंस्ट्रक्शन। कैनाल्स में भी यूज़ हो रहा होता है, रिजर्वायर्स की बिल्डिंग, मतलब हर चीज़। ये भी वैसे कंस्ट्रक्शन में ही आता है, बिल्डिंग और लाइनिंग ये भी कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। तो सीमेंट यूज़ किया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो उसमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस मिनरल्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज domestically, it will not have to import and will be able to save foreign exchange। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि अगर हम अपना मिनरल खुद ही बना लें तो हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरे मुल्कों से मंगवाना नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज पे इतना वो नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा।
फिर minerals can improve balance of payment as export of metallic minerals have high value in international market. तो जैसा import नहीं करना पड़ेगा लेकिन हाँ export कर सकते हैं। अगर हमारे पास high value के metallic minerals आ जाएंगे तो हम उनको export करने के काबिल हो जाएंगे और उससे हमें benefit होगा। आपको तो ज़्यादा पता होगा, economy आप पढ़ती हो, business पढ़ती हो, उसमें कुछ balance of payment आपके सही हो जाते होंगे। फिर डेवलपिंग ऑफ मिनरल इंडस्ट्री, अगेन वही बात जो हर ये लोग हर बात में करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, किसी भी इंडस्ट्री को आप बेहतर बनाओगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो ओपन होती हैं। सो ये बहुत अच्छा, आप लोगों को सारे पैराग्राफ्स मिल जाएंगे फॉर 6 मार्क, ईजिली आप आंसर कर सकते हो। देन कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस हेल्प टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी विच कैन रिजॉल्व इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये सारे पैराग्राफ्स आई वांट टू सी इन अ 6 मार्क का क्वेश्चन वेयर दे आस्क यू अबाउट what will happen if we work to develop mineral industry of Pakistan. Then production of minerals will improve country's domestic income and will improve financial position. ये again वही बात है, similar to what we studied previously कि metallic minerals जो होते हैं वो ज़्यादा value के होते हैं जिसकी वजह से आपका balance of payment अच्छा हो सकता है अगर आप उसको एक्सपोर्ट करो। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कोल कैन प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरिया सच एज बलूचिस्तान प्लेटू। सो हमें पता है कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। वहाँ पे इसलिए इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता ज़्यादा मिनरल इंडस्ट्री को, क्योंकि वहाँ पे कौन फंडिंग करेगा और वहाँ पे जाया कैसे जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम कर लें एक्सट्रैक्शन फॉर एग्जांपल, तो हम अपने रिमोट एरियाज़ को भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप अपने 6 मार्क के क्वेश्चन में लिखोगी अगर आपसे पूछा जाए कि मिनरल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। बट देन वी ऑल्सो हैव टू राइट द अदर पार्ट फॉर 6 मार्क का क्वेश्चन कि अगर हमने एडवांटेजेस बताए तो हम डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है मिनरल इंडस्ट्री के कि पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। वही बात है कि यहाँ पे आप इसको लिख सकती है इसमें फर्दर ऐड करके कि यहाँ पे जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर फंडिंग आ भी जाए कि फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, इससे हमारे एरियाज डेवलप हो जाएंगे, बट देन अगेन वो हमारे पास करप्शन इतनी है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो सारे पैसे कहाँ गए, वो उस कॉज के लिए नहीं यूज़ हो पाएंगे, वो जो है वो ऐसे ही इधर उधर हो जाएंगे। Then, mining requires high-tech experts with in-depth knowledge of geology. Pakistan lacks such professionals. इसमें आप बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकती हो शाफ्ट माइनिंग की, कि शाफ्ट माइनिंग जब हम करते हैं हमारे वर्कर्स, so they don't even have the proper protective clothing and they're exposed to such poisonous gases which can either lead to their death by lack of ventilation or by explosions. तो उनको पता ही नहीं होता, उनको जियोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से अगर वो फॉर एग्जांपल अर्थ का कोई रिएक्शन हो रहा है और उसके बीच में उन्होंने जाके माइनिंग शुरू कर दी तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होने का खतरा होता है। तो हमारे पास इतने अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं हैं। देन minerals are found in areas where transport links are poorly developed, so they can't be exploited due to inaccessibility. वही बात है कि ये ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान साइड पर हैं और बलूचिस्तान साइड पे कोई जाना नहीं चाहेगा बिकॉज एक तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला है, रोड्स नहीं डेवलप्ड हैं ना, और अगर वहाँ कोई चला भी जाएगा तो उनको पे कौन करेगा, राइट। फिर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, स्पेशली बलूचिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म होती है। तो उस वजह से अगर कोई फॉरेन माइनिंग कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी दे तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज ही इतने ज़्यादा हैं, किसी भी फॉरेनर को बलूचिस्तान वाले लोग देखते हैं और उसको मार देते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा भी नहीं और पाकिस्तान के पास अपने पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो खुद से जाके एक्सप्लोर कर ले। देन Pakistan is an agricultural country, hence less importance is given to explore mineral industry as it requires advanced infrastructure and high cost mining machinery. वही again once again कि हमारा focus ही नहीं है ना कि हम mining पे काम करें, because we are too focused and too obsessed with our agricultural industry, जो कि ज़्यादातर पंजाब और सिंध थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एग्री इंडस्ट्री। दूसरे दूसरे प्रोविंसेस को चाहिए कि जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो उसके ऊपर काम करें, बिकॉज अब सिर्फ पंजाब के ऊपर रिलाई करना कि ओके दिस इज एन एग्रीकल्चरल प्रोविंस तो हम एग्रीकल्चर में ही एक्सेल करें, तो वो तो एक प्रोविंस का है ना। वी हैव 4 अदर प्रोविंसेस एज वेल, चलो सिंध भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर कर लेता है, पर देन वी हैव 3 अदर प्रोविंसेस एज वेल। उनको अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से जो है वो अपने आप को डेवलप करना चाहिए ताकि हमारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हों और हम जो है वो एक अभी तो हम खैर
डेवलपिंग कंट्री के में भी शायद ही मुश्किल आते हो, अंडर डेवलप कंट्री में आते होंगे, तो हम एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्री बन जाएं कि हमारे पास दूसरी इंडस्ट्रीज भी हों जो कि दूसरे प्रोविंसेस से आ रही हों, और वो जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान के रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प आउट कर सकें। देन द इंस्टीट्यूट्स आर विक्टिम्स ऑफ करप्शन, वही जो मैंने आपको बताया था, लो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती। फिर इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट्स होते हैं माइनिंग के ट्रेडिशनल माइनिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शाफ्ट माइनिंग मैंने आपको बताई थी जो कि हैजर्ड है एनवायरनमेंट के लिए। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन एंड नेचुरल लैंडस्केप इज डिफॉर्म, बिकॉज वही बात है कि हम लोग जो है वो ख़राब कर देते हैं चीज़ों को, हम उसको सही करने की कोशिश नहीं करते, तो हमारा लैंडस्केप भी ख़राब होता है, हम जो है वो सरफेस को भी ख़राब करते हैं, फिर हम उसको डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं, ट्रीज हटा देते हैं। फिर हम जब हमारी सॉइल इरोजन होती है तो जब फ्लड्स होंगे तो फ्लड्स को रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, वो अंधाधुंध पानी बहता रहेगा। फिर नॉइस पोल्यूशन होती है बिकॉज हमारे पास इतनी प्रॉपर मशीनरी नहीं है जो कि माइनिंग अच्छी कर सके। लैंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर सप्लाई इज ऑल्सो डिस्ट्रप्टेड एंड वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। तो बेसिकली इस तरीके का ये जो मडी सा इन्वायरमेंट आप देख रहे हो उस तरीके की एयर हो जाती है, तो पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, अब प्रोटेक्शन क्या हो सकती है? माइनिंग शुड बी डन ऑन साइंटिफिक लाइंस एंड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। अब प्रिकॉशंस क्या है कि उनको आप प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम दो, आप उनको प्रॉपर क्लोथिंग दो, जो वर्कर्स हैं, पीपल इन्वॉल्व इन माइनिंग मस्ट बी गिवन मास्क एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। सोचो वो लोग इतना डेंजरस काम कर रहे हैं विदाउट इवन वेयरिंग मास्क एंड विदाउट इवन हैविंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अपने नॉर्मल कपड़ों में जाके वो लोग माइनिंग जैसा काम करते हैं। एंड द एरियाज ऑफ माइनिंग शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज, ताकि जब वो ये प्रोसेस करें तो एटलीस्ट उनको फ्रेश ऑक्सीजन आती रहे। एंड देन द लैंड शुड बी लेवल्ड एंड डिप्रेशन शुड बी फिल्ड आफ्टर माइनिंग, बिकॉज आप जब सरफेस के ऊपर इतने गड्ढे बनाओगे क्योंकि आपको डिगिंग करनी होती है, तो फिर आप सरफेस को अनइवन छोड़ देते हो। जब सरफेस अनइवन होगा तो सॉइल इरोजन होगी, सॉइल इरोजन होगी तो फ्लड आने का चांस बढ़ जाएगा। फिर ऑल द माइनिंग वेस्ट शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड, जो भी उसका वेस्ट है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते, वहीं लैंड पे छोड़ देते हैं, उसके अपने फ्यूम्स होते हैं, वो एक हैजर्ड होता है। और फिर देयर शुड बी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स नियर बाय, वही बात है कि अगर आपने एक लैंडस्केप को डैमेज किया है तो आप उसको रिपेयर करने में भी अपना कोई ना कोई रोल प्ले करो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मिनरल रिसोर्सेज। इजी सा चैप्टर है, जो जो आपको स्टेप्स इसमें लिख के दिए हैं, आप बेसिकली मेरी स्लाइड्स में सब कुछ पढ़ लो एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मिनरल रिसोर्सेज। बस मुझे आपको एक पीडीएफ और भेजनी है जिसमें डायग्राम्स वगैरह हैं, तो फिर आपकी मिनरल रिसोर्सेज की अच्छी तैयारी हो जाएगी। इरशाद, डू you have any question? नॉट रियली, समझ तो आ गया सारा चलो ठीक कुछ। है, आपके पास स्लाइड्स भी आ गई हैं, इसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, बिकॉज हम मुझे हम्म। ग्रैंड टेस्ट से पहले सिर्फ एक लास्ट चैप्टर और पढ़ाना है, फिशिंग का। तो फिर इंशाल्लाह सही है। ट्यूसडे को मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर थर्सडे को आपका एग्जाम है, ठीक है? सही है। चलो ठीक है, ओके मिशाल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।